हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 के बारे में। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो 2023 की रैंकिंग है उसमें किन किन देशों को कौन कौन सी पोजीशंस मिले हैं, जिसमें सबसे पहला जो पोजीशन मिला है फर्स्ट पोजीशन पे है डेनमार्क। आइए इसकी रिपोर्ट के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ने डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को सर्वेक्षण किए गए 64 देशों में सिर्फ 3 सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नामित किया है। रिपोर्ट में प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए इन देशों द्वारा अपनाए गए अद्वितीय दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया है और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं की, तो इसके पहले वाले पिक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो टॉप 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो स्थान ग्रहण किया है वो है डेनमार्क ने, जो कि पिछले साल से अपने पहले स्थान को बरकरार रखते हुए डेनमार्क असाधारण प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करना जारी रखता है। बाजारों और व्यापारिक भागीदारों का देश का कुशल उपयोग इसकी सफलता में योगदान देता है। बात करें दूसरे नंबर पर आने वाले देश आयरलैंड की, तो इसमें पिछले वर्ष में 11वें स्थान से प्रभावशाली छलांग लगाते हुए आयरलैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बाजार पहुंच और व्यापारिक अवसरों को भुनाने की इसकी क्षमता इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। बात करें तीसरे नंबर की देश की, तो वो तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड आया है। तो 2022 में दूसरे स्थान और 2021 में पहले स्थान से गिरने के बावजूद स्विट्जरलैंड शीर्ष 3 में अपना स्थान बनाए हुए है। देश का अपनी बाजार पहुंच और व्यापारिक भागीदारों का रणनीतिक उपयोग इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखता है। इस रैंकिंग में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत 3 पायदान गिरकर 40वें स्थान पर रहा, लेकिन 2019 से 21 के बीच की तुलना में अभी भी बेहतरी स्थिति में है, जब वह लगातार 3 वर्षों में 43वें स्थान पर था। IMD की रिपोर्ट के आधार पर देश ने सरकारी दक्षता में सुधार किया, लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रदर्शन में अन्य देशों की तुलना में थोड़ा खराब प्रदर्शन किया। विशेष रूप से शीर्ष 3 उपाय जिन्होंने भारत को अपने स्कोर में मदद की वे है विनिमय दर स्थिरता, क्षतिपूर्ति स्तर और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार। इसके बाद का जो करंट अफेयर है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कारों के लिए जनरल अस्पताल अलपुझा में श्वसन चिकित्सा में मुख्य सलाहकार डॉक्टर के वेणुगोपाल का चयन किया है। वह 1 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में IMA मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत में पिछले 32 सालों से हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह महान और प्रसिद्ध डॉक्टर विधान चंद्र राय, एक राजनेता, एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा के वकील को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी अगर एसोसिएशन की बात करें, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का गठन जो है वो 1928 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। इसके बाद का जो करंट अफेयर है वो है शिमला, यानी 21 जून भाषा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग कर दिया है और राज्य के मंत्रिमंडल ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद हम बात करते हैं 26 जून 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सेल की हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सेट का उपयोग करके मुफ्त आधार पर भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भू-स्थानिक समाधान विकसित करने के लिए बेंगलुरु, कर्नाटक स्थित पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें FW का मीनिंग है फार्मर्स वेलफेयर और MOA का मीनिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यह परियोजना फसल मानचित्रण, फसल चरण विभेद, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मिट्टी जैविक कार्बन आकलन पर ध्यान केंद्रित करेगी। MOU पर भारत सरकार की ओर से महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के निदेशक जो हैं CS मूर्ति और पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ऑफ स्टाफ अभिषेक कृष्णन ने कृषि और
किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा, अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा, अतिरिक्त सचिव DA&FW की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई है उसके बारे में हम जानते हैं कि यह स्पेक्ट्रल तरंग दैर्ध्य बैंड में वर्णक्रमीय डेटा को मापता है। फसल के स्वास्थ्य और मिट्टी के पोषक तत्व मानचित्रण का आकलन करने के लिए क्लोरोफिल सामग्री, चंदवा, नमी की स्थिति और मिट्टी के प्रतिबिंब में परिवर्तन का पता लगा सकता है। यह टेक्नोलॉजी फसल जोखिम प्रबंधन, फसल तनाव का शीघ्र पता लगाने और कीट, बीमारी या पानी से संबंधित मुद्दों के सटीक निदान में भी योगदान देगी। यह समय लेने वाली और त्रुटि प्रवण मैनुअल सर्वेक्षण और माप पर निर्भरता को भी कम करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर है और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मुरैना मध्य प्रदेश है। राज्य कृषि मंत्री की बात करें तो वे कैलाश चौधरी हैं और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो पंजाब मूल की आरती होला मैनी को बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया। इनके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय मूल की ब्रिटिश उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ आरती होला मैनी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। UNOOASA संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक कार्यालय है जो बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद का जो करंट अफेयर टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है, जिसमें CJI ने कहा है कि हर किसी को न्याय मिलेगा। इसमें रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी गई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में न्यायिक अधिकारियों को फ्रंट वॉरियर बताते हुए न्याय चाहने वाले आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ब्रिगेडियर BD मिश्रा, सेवानिवृत्त हैं, आदि भी मौजूद रहे। इसके साथ ही हाईकोर्ट के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली DMS और जिला कोर्ट के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के ट्रैकिंग NSTEP भी लॉन्च की गई। इसके बाद का जो करंट अफेयर टॉपिक है वो है कि जॉन गुडेनफ डेड हो चुके हैं, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी को दुनिया में पेश करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन B. गुडेनफ का निधन हो गया है। वे 100 वर्ष के थे। टेक्सास के ऑक्सिन में रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने जॉन गुडेनफ की निधन की जानकारी दी। जॉन गुडेनफ को 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले जॉन को रिचार्जेबल पावर सोर्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये स्रोत मोबाइल, लैपटॉप से लेकर अधिकांश आधुनिक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक है वो है श्री नारायण राणे ने महिला उद्यमियों के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल, क्लस्टर परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप और MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0 लॉन्च किया। श्री राणे ने देश की GDP और निर्यात में MSME के महत्व पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि MSME 2030 तक देश की GDP में 50% का योगदान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने यहाँ उद्यमी भारत MSME दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके बाद का जो करंट अफेयर टॉपिक है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें फीफा ने विश्व कप की मेजबानी अंडर 17 इंडोनेशिया को सौंपी है। इस खेल की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में युवा और खेल मंत्रालय ने आगामी अंडर 17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुनने के फीफा के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस घोषणा ने अधिकारियों और खेल प्रेमियों के बीच उत्साह और आशावाद को जन्म दिया। मंत्री एरियो टेजो, जो कि युवा और खेल मंत्री हैं, ने अपना आभार व्यक्त किया और एक सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की।
इसके बाद का जो करंट अफेयर टॉपिक है वो है G20 समिट के बारे में, जो कि गुरुग्राम में 3 जुलाई को होगा। स्टार्टअप 20 का अंतिम शिखर सम्मेलन, भविष्य को आकार देने पर होगी चर्चा। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप 20 की बैठक गुरुग्राम में 3 जुलाई को होने वाली है। अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप 20 इंडिया के अध्यक्ष और मिशन निदेशक चिंतन वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत काम करता है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देना है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें गुरुग्राम में 3 जुलाई को होगा स्टार्टअप 20 का अंतिम शिखर सम्मेलन और भविष्य को आकार देने पर इस पर चर्चा होगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इसमें भी G20 शिखर सम्मेलन की ही बात की गई है कि अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप 20 की बैठक गुरुग्राम में 3 जुलाई को होगी। अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप 20 इंडिया के अध्यक्ष और मिशन निदेशक चिंतन वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत काम करता है। इसमें बैठक का नाम शिखर दिया गया है, जिसका संस्कृत में मतलब पर्वत शिखर से है, क्योंकि शिखर शब्द किसी की उपलब्धियों के शिखर का प्रतीक है और वैश्विक स्टार्टअप प्रणाली के भविष्य को आकार देता है। दुनिया इसके बाद का जो नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक है वो है, दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण शुरू किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण में मेरा शहर मेरी पहचान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण में 10 करोड़ नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन जाएगा। शहरों को प्रतिस्पर्धी तरीके से स्थायी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन हासिल करने में मदद करने के लिए 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया गया था। इसके बाद का जो करंट अफेयर टॉपिक है वो है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस को बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।